नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 13 को, और आज की क्लास में हम जो अपने नाइट्रो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने नाइट्रो यौगिकों को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो अपने नाइट्रो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले रिडक्शन, अपचन। अब आप यहां से एक चीज नोट करना, ये नाइट्रो है, नाइट्रो एल्केन है, और इसका अपचन हो रहा है, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमीन में कन्वर्ट हो। तो या तो हम सीधा यूं कह सकते हैं कि नाइट्रो यौगिक अपचयित होकर एमीन में बदल जाते हैं, और यहां हम एक चीज ध्यान दें तो आप देखो अलग अलग प्रोसेस में इसका अपचयन हो रहा है। अगर आप अपचयन की क्रिया में इसको हाइड्रोजन मिलते, अब इसको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो उनसे एक ऑक्सीजन क्रिया करके H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये NO बच जाएगा, तो ये RN डबल बॉन्ड O, इसे नाइट्रोसो एल्केन कहते हैं। ठीक, फिर इसको जब हम 2H देंगे तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, NHOH हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगी। एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन कहेंगे। अगर अब इसको 2H और दिए जाए तो एक H तो इस OH से क्रिया करेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और एक H इस NH के साथ जुड़ के NH2 प्राथमिक एमीन का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके स्टेप पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्टेप क्या है? यहां सबसे पहले नाइट्रोसो एल्केन यानी H2O बाहर निकलेगा, NO बचेगा, फिर एक N के पास H, O के पास H, हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगी, फिर H मिलेंगे तो H2O बाहर NH2 या एमीन का निर्माण होता है। तो जनरली तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करने पर एमीन बनती है। अगर नाइट्रो एल्केन है तो एल्किल एमीन का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद में अलग अलग मीडियम में हम इनका अपचयन करेंगे। सबसे पहले हम इनका अपचयन करते हैं अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम के साथ साथ धातुओं की प्रेजेंस में, जैसे यहाँ SnHCl के साथ है, यहाँ SnHCl, FeHCl, ZnHCl भी ले सकते हैं। धातु और एसिड के साथ वही 6 हाइड्रोजन है। अब आप यहाँ देखो, यदि 6 हाइड्रोजन थे, 2 यहाँ जोड़े, 2 यहाँ जोड़े, 2 यहाँ, 6 हाइड्रोजन जोड़ते ही एमीन बनी थी। तो यहाँ भी सीधा सा काम है, एक बार 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो H2O बाहर निकलेगा, NO बनेगा, फिर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, NHOH हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगी, फिर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, RNH2 यानी एमीन का निर्माण हो जाएगा। कितने कार्बन का नाइट्रो है? 1 कार्बन का नाइट्रो मेथेन है, एक ही कार्बन की एमीन मेथेन एमीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यदि ये एरोमेटिक है यानी नाइट्रोबेंजीन है तो भी वही काम होगा, ये भी किस में बदल जाएगी? एनिलीन के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, अम्लीय माध्यम में अपचयन हो तब तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब आप देखो, अपचयन जो है वो उदासीन माध्यम में हो रहा है। ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl और धातुओं के साथ हो रहा है। ऐसी स्थिति में 4 हाइड्रोजन जोड़ने। अब हमें पता है जब हम 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हम यहां तक पहुंचेंगे, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होगा। तो उदासीन माध्यम में हो रहा है तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगी। यहां से NHOH यानी N मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन है, और इस हाइड्रोक्सिल एमीन में इस नाइट्रोजन से फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो N फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों जगह आप आसानी से याद रख सकते हो। यदि नाइट्रोमेथेन है तो N मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन है, और यदि नाइट्रोबेंजीन है तो N फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण हो रहा है। इसके बाद में देखो, यदि ये क्रिया सारीय माध्यम में हो रही है। अब सारीय माध्यम के अंदर 3 प्रकार से ये रिएक्शन हो रही है। एक सार NaOH है और साथ में ग्लूकोज है। एक सार तो NaOH है लेकिन उसको अल्कोहलिक मीडियम में लिया जा रहा है, एक सार NaOH है उसको जलीय मीडियम में लिया जा रहा है।
तो ग्लूकोज के साथ है तब 6 हाइड्रोजन जोड़ने। और आप इसको ऐसे याद रख लो, जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ग्लूकोज में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन जोड़ दो, C6 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अगर आप 6 हाइड्रोजन ऐड करते हो तो आप यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, यहाँ ये जो C6H5NO2 है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एजोक्सी बेंजीन बन रही है। और इसमें एजोक्सी बेंजीन, ये यहाँ इसका अपचयन हो रहा है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, जैसे अलग से यहाँ 2 बना लेते हैं हम नाइट्रो यौगिक, एक मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ, ये NO2 है और दूसरा ये NO2 है, ये लीजिए, ठीक है। अब 2 और 2 4 O हो गए, तो एक O तो जुड़ जाएगा ऐसे नाइट्रोजन के साथ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के एजोक्सी बेंजीन बनेगी। 3 O बाहर निकालने हैं तो वो 6H के साथ 3 O 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएगी। जो एक ऑक्सीजन बचेगा वो ये N रेन तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे इस प्रकार से, ये इसका N डबल बॉन्ड, ये N और ये इसका फेनिल समूह हो गया। और एक O इसके इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर लेके उप सह संयोजक बंध बनाएगा, इसे एजोक्सी बेंजीन कहते हैं। अब आप यहाँ देखो, यहाँ 8H है, 8H है, अगर 6H है तो ये बन गए, 2H और ज़्यादा है तो जो 2H ज़्यादा है ना वो इस O के साथ क्रिया करके H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये एजोबेंजीन ही बन जाएगी। समझ रहे हो आप इस बात को, ये क्या बनेगी, एजोबेंजीन, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये इस प्रकार से ये हट जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ से ये नाइट्रोजन इसके पास नहीं है, ये केवल क्या है, C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, ये एजोबेंजीन का निर्माण हो जाए। अगर यहाँ 10H है, 6 थे तब स्थिति ये एजोक्सी बेंजीन बनी। इस एजोक्सी बेंजीन में क्या हुआ था, यहाँ से भी ये नाइट्रोजन हटा देते हैं, ये भी C6H5N ये है, ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं है। अब आप यहाँ देखो, ये C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, यहाँ इसके जब हमने 2 अणु लिए तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन थे, जिनमें से 3 6 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 6H2O के रूप में बाहर निकल गए। यदि हम यहाँ से 8 हाइड्रोजन लेते हैं तो 2 और 2 चारों ऑक्सीजन जो है वो 8 हाइड्रोजन से जुड़ के 4 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, ये आपस में मिलके एजोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। और यदि हमने 10 हाइड्रोजन ले लिए, 10 हाइड्रोजन लेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, C6H5NH C6H5NH, इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन एजोक्सी बेंजीन, अगर 8 हाइड्रोजन है तो वो O भी चला जाएगा एजोबेंजीन, और यदि 10 हाइड्रोजन है तो ए हाइड्रोबेंजीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख, इसके बाद में है विद्युत अपघटन अपचयन। तो हमने 2 माध्यम में पहले पढ़ा, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, अम्लीय माध्यम अपचयन। इसके बाद में हम विद्युत अपघटन अपचयन पढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन हो रहा है। जब इसको विद्युत अपघटन करते हैं नाइट्रोबेंजीन का, ये भी C6H5NO2 है, ये भी C6H5NO2, 2 जगह विद्युत अपघटन हो रहा है, एक दुर्बल अम्लीय माध्यम में और एक प्रबल अम्लीय माध्यम, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो रहा है और एक वीक एसिड के साथ हो। जब वीक एसिड लेते हैं तब तो यहाँ से क्या है, ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका विद्युत अपघटन करते हो तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोक्सिल एमीन, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है NHOH, और बाद में यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास, और ये OH यहाँ आ जाता है, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है, इसकी हर स्थिति पर एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तब ये तो हो गया NH2, और ये OH इस हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया, ये फिनोल है और इसकी ऑर्थो और मेटार पेरा स्थिति पे एमीन जुड़ा हुआ है,
इसे हम पैरा एमिनोफिनोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरा एमिनोफिनोल। तो ये भी अच्छी रिएक्शन है। विद्युत अपघटन यदि दुर्बल अम्लीय माध्यम में हो रहा है तब तो एनिलीन बन रही है, और प्रबल अम्लीय माध्यम में होता है तब एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन बन रही है। उसमें जब रीअरेंजमेंट होता है तो जो OH समूह है वो यहां आ जाता है, पैरा एमिनोफिनोल का निर्माण होगा। ठीक है। इसके बाद में देखो जल अपघटन। अगर हम इसका जल अपघटन करते हैं, ये जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है, सांद्र या तो HCl हो या H2SO4 हो, और इनके साथ गर्म कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में इनसे अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। अब अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है वो आप देखो। ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अम्ल बनेगा CH3C, ये दोनों O यहां आ जाएंगे तो CH3CO और 1 H। ठीक है। दोनों काम में आ गए 1 H। अब यहां बचा क्या? 1 H, NH, ये 2 H। तो आप यूं देख लो NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन और बन जाएगी। ये अच्छा प्रश्न है। क्या होता है जब नाइट्रोएथेन का जल अपघटन करते हैं तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, और साथ में क्या बनती है? NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन भी बनती है। ठीक है। अब आप यहां देखो, यहां 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, और हम इसको कह सकते हैं 1 2 3, 2 पे नाइट्रो है, 2 नाइट्रोप्रोपेन है, या ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री थी तो अम्ल एसिड बना। अब यहां से हम इसको ध्यान से देखें तो ये देखो CH3C और ये O यहां जाएगा तो ये तो बन गया कीटोन। बन गया कि नहीं बन गया? और कीटोन बनते ही अब इसमें क्या है? अब इसमें जैसे ही कीटोन बना, इसके 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो कीटोन के 2 बन जाएंगे, एक इसका नाइट्रोजन और एक दूसरे का नाइट्रोजन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम हास्य गैस कहते हैं उसका निर्माण करता है, और एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसको मैं आपको थोड़ा इस प्रकार से समझा सकता हूं। ये CO, CH3, ये CH3, और ये इसका दूसरा है CO, CH3 और ये CH3। ठीक। और इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे थे? CHNO2, CH3, CH3, और फिर CH3, CH3NO2। अब आप देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, जल अपघटन करवा रहे HCl के साथ हो रहे, ये CH3, CO, तो यहां क्या बच गया? एक तो H बच गया, और एक N बच गया, और एक O बच गया। HNO यहां बच गया, और HNO यहां बच गया, और 2 बन गए कीटोन, ये बन गए। अब N और N2, और यहां से फिर H और H H2O के रूप में क्या निकल जाएंगे? बाहर। N और N2 एक O यहां से जुड़ जाएगा, तब बनेगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। देखो, एक HNO, दूसरा HNO, तो ये तो बन गया N2O, ये लो जी, और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर थोड़ा सा आप अभ्यास करना। हास्य गैस का निर्माण यहां हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड। और तृतीयक नाइट्रो एल्केन जो है वो जल अपघटित नहीं होते। तो प्राथमिक या 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन का जल अपघटन करेंगे, एसिटिक अम्ल बनेगा। 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन का जल अपघटन करेंगे, कीटोन बनेंगे। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जल अपघटित नहीं होते। इसके बाद में देखिए, HNO2 से क्रिया हो रही है। अब HNO2 की रिएक्शन इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी है। ये तो है अपने पास नाइट्रो एल्केन, और इसकी क्रिया हो रही है HNO2। HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है, और HNNO यानी HNO2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक तो OH बॉन्ड होता है और एक N O डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, N डबल बॉन्ड O और OH, ये होती है साहब HNO2। अब इस HNO2 की रिएक्शन हो रही है।
HNO2 की रिएक्शन जब कभी भी होती है तो ये OH जो है वो इस नाइट्रो समूह के पास जुड़ा हुआ जो अल्फा कार्बन है उसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जल बाहर निकालेगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक एल्कीन HNO2 के साथ क्रिया कर रही है और ऐसी स्थिति में नाइट्रोलिक अम्ल बनाती है। अब आप आगे की बात हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार आप इसको समझो। इसका H निकल गया, अब आप ध्यान से देना, इसका H निकल गया तो इसके पास क्या बचा जी, CH, ठीक है। और मैं चाहूं तो मैं इसको थोड़ा सा यदि खोल के अपन इसको लिखते हैं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते, ये तो था कार्बन, इसके पास एक H बच गया, इधर इससे पहले जुड़ा हुआ है CH3, ठीक। अब आप देखो, अब यहां से इस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है, ये लो जी साहब NO2। अब ये OH निकल गया तो एक बच गया NO, ये बच गया, NO बच गया। अब होगा क्या, अब यहां से ये H यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बन जाएगा CH3C NO2 डबल बॉन्ड NOH और इसे हम नाइट्रोलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोलिक अम्ल कहते हैं, जो सार और जल में विलय होकर लाल रंग का विलयन बनाता है। इस नाइट्रोलिक एसिड को जब पानी में घोलते हैं तो ये लाल रंग का जो है वो विलयन या जो सॉल्यूशन है वो बनाता है। अब आप देखो, यदि हम सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की बात करें तो काम सेम टू सेम वही होना है, वही यहां से ये जो इसका H है और ये OH यानी ये अल्फा हाइड्रोजन ये चला गया, तो अब इसके पास देखो दो तो बच गए, इधर CH3, एक हो गया NO2 ये रहा, और एक ये NO इससे जुड़ जाएगा, ये लो जी NO, और ये स्यूडो नाइट्राइल बनता है और स्यूडो नाइट्राइल नीले रंग का होता है और जो सार होते हैं उनमें एविले होता है। तो एक लाल रंग का नाइट्रोलिक अम्ल बना और एक नीले रंग का स्यूडो नाइट्राइल बना है। अब यदि मैं 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री जब ये बन जाएगा मतलब एक R और यहां जोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 डिग्री जो है वो HNO2 से क्रिया नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हैलोजिनीकरण, हैलोजिनेशन हो रहा है, वही अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन होनी है। यहां मैंने 3 Cl2 NaOH लिया है। अब आप देखो यहां 3 दूनी 6 Cl है और यहां 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 Cl 3 HCl बाहर निकल जाएगा और यहां से आप देखो कि ये जो तीनों Cl है वो यहां जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा CCl3NO2। क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में यहां 2 डिग्री के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया हम Br2 और NaOH के साथ कर रहे हैं। यहां हमने हेलोजन में क्लोरीन लिया और यहां ब्रोमीन लिया। अब वही बात, इसके पास तो एक अल्फा हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन तो हट जाएगा यहां से और एक Br यहां के जुड़ जाएगा, तो ये देखो दोनों CH3, ये सीर, ये NO2, ये Br बन जाएगा, ठीक है। तो 2 चीजें बन रही है। एक में तो क्या हो रहा है कि ये आपको करना क्या है, आपको इन हाइड्रोजनों को हटाना है, जो हेलोजन है वो जोड़ दीजिए, बस आप इतना ध्यान रखो। अब जैसे ये है, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक है, एक हटा दो और इसके स्थान पे Br जोड़ दो, बात खत्म हुई, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हो। अब आप आगे देखो, नाइट्रोबेंजीन में वलय की प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं, यानी जो नाइट्रोबेंजीन है उस नाइट्रोबेंजीन में हम इस ऊपर वाले ग्रुप को टच नहीं कर रहे। अब जो ये साइड में जो रिंग है, ये रिंग कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाती है, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम ये चर्चा करें तो पहले तो हम ये देखें कि इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी अनुनादी संरचनाओं को देखते हैं। आप देखो नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं देखें तो इस नाइट्रो समूह इस प्रकार से होता है, N डबल बॉन्ड O और O,
इस N पर पॉजिटिव और एक O पर क्या होता है, नेगेटिव। ऐसी स्ट्रक्चर, ये N पॉजिटिव और इस O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये O इस प्रकार से, ये जो डबल बॉन्ड है इस पे नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये राजी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है, ये वलय जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रही है, डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉनों को इस ओर खींच रहा है, तो यहाँ माइनस चार्ज, इस नाइट्रो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहाँ कैसा आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी ऑर्थो स्थिति और इसकी पैरा स्थिति पर तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से होते हैं, जिन पर खुद पर प्लस चार्ज होता है। भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। अब प्लस वाला यदि यहाँ जुड़ने आए तो प्लस वाला प्लस वाले स्थान पे नहीं जुड़ेगा, प्लस वाला जुड़ेगा माइनस वाले स्थान पे। अब माइनस स्थान यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो यहाँ किस स्थिति पर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यहाँ मेटा स्थिति पे हो सकती है। हालांकि मेटा स्थिति पे माइनस तो नहीं है लेकिन प्लस भी नहीं है। अगर प्लस भी नहीं है इसका मतलब प्लस वाली स्थिति से तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसलिए आप ये चीज ध्यान रखना कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाती है तो वहां उसकी जो जुड़ने वाला जो नाइट्रो समूह इस पे जुड़ा हुआ है ये मेटा निर्देशी होता है, मतलब जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थिति पर जोड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसकी अनुनादी संरचनाओं से पता चलता है। अब यहां से जैसे हम इसका करवा रहे हैं HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण, अब नाइट्रीकरण करवाते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा NO2+। अब ये NO2+ आएगा तो यहाँ यदि इसकी अनुनादी संरचनाओं की बात करते हैं तो इसकी जब अनुनादी संरचना हम देखते हैं तो इसकी अनुनादी संरचना में एक तो इसकी ऑर्थो स्थिति पे और एक इसकी पैरा स्थिति पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो इसकी मेटा स्थिति पे आएगा। नाइट्रो मेटा निर्देशी समूह होता है तो ये मेटा स्थिति पे NO2 आ गया। अब ये NO2 पहले से था, एक और आ गया तो ये डाइनाइट्रोबेंजीन बन गई। हम इसको मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन भी कह सकते हैं। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन क्यों कह रहे हैं, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का मतलब है एक नाइट्रो मेटा स्थिति पर जुड़ा हुआ है। ओके, अब आप इसको देखो, हैलोजनीकरण कर रहे हैं, क्लोरीकरण हो रहा है, क्लोरीन जुड़ेगी, मेटा स्थिति पे Cl जोड़ दीजिए, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बाद में देखिए सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में SO3H आना है तो यहाँ ये SO3H यहाँ जाएगा। अब क्या है, जब SO3H आएगा तो ये मेन कंपाउंड हो जाएगा। अब इसकी ये ऑर्थो और ये मेटा, मेटा पे नाइट्रो लेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें तो देखो नाइट्रोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत कम क्रियाशील होती है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन की जब हम स्थिति देखते हैं तो नाइट्रोबेंजीन के अंदर क्या है, यहाँ इसकी संरचना पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इस स्थान पे पॉजिटिव चार्ज था, इस स्थान पे पॉजिटिव चार्ज था। तो नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ऑलरेडी कम हो चुका है, इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत कम क्रियाशील होती है। फिर भी यदि आप किसी प्रबल सार जैसे KOH है, ठोस KOH प्रबल सार की उपस्थिति में क्रिया करते हो तो ऐसी स्थिति में कई बार ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं दर्शाता है। अब नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा तो माइनस वाले OH-, तो OH- इसकी ऑर्थो स्थिति पे और पैरा स्थिति पे जुड़ सकता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापित करने में अब नाभिक स्नेही आ रहा है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित होगा, जबकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले से ही क्या है, कम है। इसीलिए नाइट्रोबेंजीन नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है उनके प्रति कम क्रियाशील होती है। ठीक है,
तो ये कुछ नाइट्रोबेंजीन की केमिकल रिएक्शनों के बारे में हमने पढ़ा। हमने नाइट्रो एल्केन या एल्किल जो नाइट्राइट है उनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ अपना जो आज की जो क्लास है उसमें अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम इनके कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, तब तक आप इन रिएक्शनों को एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।